Hello guys, this is Ajay Singh. So now students, today we are discussing a very important chapter which is come from our NCERT from the class 12th और हम बात करने वाले हैं आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, देखिए इससे पहले जो हमने चैप्टर कवर अप किया था बच्चों, उसमें हमने बात करी थी किसकी? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की. अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है, ये सब चीजें हमने उस चैप्टर में डिस्कस कर ली थी. ठीक है, चलिए तो अब रिप्रोडक्शन करा क्यों भाई? अपनी जनरेशन को आगे की तरफ ले जाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी. ठीक है, तो छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म तक सबने क्या किया? रिप्रोडक्शन किया. और जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए वो एवोल्यूशन की रेस में पिछड़ गए, यानी कि पीछे रह गए, या तो फिर वो खत्म हो गए. यानी कि अगर एवोल्यूशन से ही हम बात करें तो जिसने अपने शरीर के अंदर ये प्रोडक्टिविटी पैदा कर ली कि वो किसी को रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो वो क्या गए? अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाए. लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा पाए वो क्या हो गए? खत्म हो गए. यानी कि अगर एवोल्यूशन में है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो आगे जा पाएंगे, अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे. सिंपल सी बात है. ठीक है, फिर हमने बात करी थी भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक, हर किसी की उसके साइज के हिसाब से हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके लाइफ स्पैन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं. जैसे हमने बात करी थी भाई तोते की लाइफ 140 साल होती है लेकिन क्रो की लाइफ 15 साल होती है. क्यों? लेकिन साइज तो क्रो की बड़ी है. ठीक है, लेकिन हम इसको मैटर इससे कंसर्न नहीं कर सकते, यानी कि इससे हम चीज को नहीं पहचान सकते कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, या उसका बड़ा स्ट्रक्चर है, छोटा स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से हम उसके लाइफ स्पैन को कंसीडर नहीं कर सकते. ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो मेन थिंग यहां पर ये निकल के आती है भाई असेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन होता है. असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें कार्बन कॉपीज देखने को मिलती हैं, क्लोन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर वेरिएशन नहीं आते. ठीक, और हमें क्या चाहिए? हमें वेरिएशन चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी एक बात करी थी, क्या? मोर वेरिएशन मोर एवोल्यूशन, नो वेरिएशन नो एवोल्यूशन. आई बात समझ में? तो उसमें क्या बनती हैं? मल्टीपल कॉपीज बनती हैं, क्लोन्स बनते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं? कार्बन कॉपी या जेरोक्स कह सकते हैं हम उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलते हैं. ठीक है, कुछ रिप्रोडक्शंस में क्या होता है? बेसिकली यहां पर गैमीट्स तो बनते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? सोमेटिक सेल से जो है इनका न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है. फिर हम बात करें कुछ ऐसे भी हैं जो गैमीट तो बनाते हैं, लेकिन गैमीट बनाने के साथ साथ ही अगर हम बात करें तो न्यू ऑफस्प्रिंग के लिए उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती. वो खुद से ही क्या करते हैं? बिना फर्टिलाइजेशन के ही खुद का जो है ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर देते हैं. इन सब की बात हम कर चुके थे. ठीक है, चलिए तो आज के चैप्टर में हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज के चैप्टर में हम बात करेंगे बच्चों यहां पर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में. किसके बारे में? डेवलपमेंटल बायोलॉजी. चलो तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी. तो देखो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है. तो डेवलपमेंट इन द सेंस क्या बात कर सकते हैं हम? डेवलपमेंट इन द सेंस ये है कि पहले क्या बनेगा? पहले भाई एग बनेगा, एग का फिर क्या होगा? जायगोट, और फिर जायगोट के बाद क्या बनेगा? एक ऑफस्प्रिंग का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, तो मान लीजिए क्या बना? ये तो बन गया भाई आपका एग बन गया. ठीक है, फिर क्या बना? जायगोट. ठीक, फिर क्या बना? एक न्यू ऑफ स्प्रिंग. आई बात समझ में? क्या बन गया? एक न्यू ऑफ स्प्रिंग बन गया. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर. तो ये भी बेसिकली क्या है? इसको भी अगर हम दो टाइप में डिवाइड करें तो एक तो हो जाएगा कैसा? एक तो हो जाएगा हमारा यहां पर पेरेंटल, ठीक है, और एक कैसा हो जाएगा? पोस्ट नेटल हो जाएगा. दो टाइप हम इसमें ले सकते हैं. सो दिस इज आर टू टाइप्स मेनली. This is mainly two types. ठीक है, चलिए कौन कौन सी हम बात कर लें. पहला तो हम बात कर ले यहां पर पेरेंटल. ठीक है, और दूसरा हम बात कर ले यहां पे कौन सा हो जाएगा? पोस्ट नेटल हो जाएगा. कौन सा हो जाएगा? पोस्ट नेटल. पोस्ट नेटल डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं. ठीक है, ठीक है, तो ये तो पेरेंटल डेवलपमेंट हो गया और ये पोस्ट नेटल डेवलपमेंट हो गया.
ठीक है, आती है बात समझ में? यानी कि अब देखो, सबसे पहले हमें पता है एग बनेगा, तो एग से फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, पम्पलेट प्रोसेस होगा, फिर जायगोट बनेगा, फिर जायगोट से क्या होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने कंप्लीट स्टेज की बात करी थी, ठीक है। हमने क्या देखा था भाई, कौन कौन सी पहले जो एज आती है वो प्यूबर्टी की एज आती है, ठीक, प्यूबर्टी की एज आई, फिर उसके बाद क्या रिप्रोडक्शन की एज आई, फिर रिप्रोडक्शन की एज के बाद में क्या हुआ, सेनेसेंट की एज आई, और सेनेसेंट की एज के बाद क्या होगा, मतलब एक एज की लाइफ स्पैन की हम बात कर रहे हैं। तो जब से इंसान पैदा हुआ है, ठीक है ना, टिल बर्थ टू नेचुरल डेथ, उस टाइम को हमने क्या कहा था, लाइफ स्पैन भी कहा था, ठीक है। तो यहां पर अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात है तो पहले एग होगा, फिर जायगोट बनेगा, फिर एक कंप्लीट न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। चलो अब देखो पेरेंटल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंटल डेवलपमेंट में 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? पेरेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो पहला तो हम ले लेंगे यहां पर कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा एसेक्सुअल, ठीक है। दूसरा हम बात करें कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सेक्सुअल। एक तो कौन सा हो गया आपका, एसेक्सुअल हो गया, और दूसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सेक्सुअल हो जाएगा, ठीक। थर्ड हम बात करें तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा यहां पर पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। अब वन बाय वन एक एक को समझ लेंगे। चलो पहली चीज अगर हम बात करें किसमें, असेक्सुअल के अंदर, तो देखो असेक्सुअल में क्या यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन तो हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम क्या बोले, सेक्सुअल की, असेक्सुअल में बात करें तो पहले गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ठीक है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पे, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अब जब फॉर्मेशन नहीं हो रहा है गैमीट का, तो फिर भी क्या हो रहा है, न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा है, किसकी वजह से, सोमेटिक सेल से। बट न्यू offspring is developed, new offspring is developed always the somatic cells, always somatic cells, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा सोमेटिक सेल से जो है वो यहां पर सॉरी बच्चों चौक की डस्ट की वजह से, ठीक है। चलिए, तो हमेशा किससे होगा, सोमेटिक सेल से जो है ये यहां पे फॉर्म होगा, क्लियर। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे बडिंग की, क्या होगा, बडिंग का प्रोसेस, तो बडिंग किस में देखा था हमने भाई, एक बर्ड डेवलप होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, किसकी बात करी थी हमने, याद कीजिए आपको, पहले हमने बाइनरी फिशन की बात करी थी, फिर हमने बडिंग की बात करी थी। बडिंग किस में हो रहा था, हाइड्रा के अंदर हो रहा था, तो यहां पर आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, ये आपको विजिबल है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब देखो असेक्सुअल में विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हो रहा है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं अब यहां पे, अब हम अगर सेक्सुअल की बात करें, सेक्सुअल में क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेक्सुअल में क्या हो रहा है यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंडली इसमें हम बात करें अगर गैमीट का फॉर्मेशन है तो क्या होगा, यहां पे फ्यूजन भी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब भाई फ्यूजन ऑफ गैमीट यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उसके बाद क्या बनेगा, यहां पर जायगोट बनेगा, क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। तो ये लीजिए साहब, यहां पर क्या बन गया, ये जायगोट बन गया। अब जायगोट से क्या बनेगा, एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा। इस न्यू ऑफस्प्रिंग बनने को हम क्या बोलते हैं, oozoid बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, oozoid बोलते हैं, ठीक। साइंस की लैंग्वेज हम इसको क्या बोलते हैं, oozoid, और आप क्या बोल देंगे इसको, ऑफस्प्रिंग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ऑफस्प्रिंग बोल देंगे, ठीक है। अब जो ये एक्टिविटी हुई इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक्टिविटी कहलाएगी यहां पर क्या, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। हुआ क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ और फिर एम्ब्रियोलॉजी हो गई, ठीक। तो इसको क्या बोल देंगे हम भाई, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। और क्या बोला इसको हमने, एम्ब्रियोलॉजी बोला। भाई फाइनली हो क्या रहा है, फॉर्मेशन तो एम्ब्रियो का हो रहा है,
तभी तो ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस किसके अंदर होता है? सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो लास्ट हम किसकी बात करेंगे? लास्ट हम बात करेंगे यहां पे पार्थिनोजेनेसिस की। अब देखो पार्थिनोजेनेसिस को आप अपनी बॉटनी में भी पढ़ते हो, ठीक है? तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन तो होता है, यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, ठीक है? यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट formation of gamete but new offspring only form, or we can say develop, through the unfertilized egg. अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है? तो अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या होते हैं, ये इनमें न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाता है, ठीक है? यानी कि अगर एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हनी बी, ठीक है? हनी बी क्या होती है, इनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या करती है, अनफर्टिलाइज्ड एग से ही जो है ये इनका फॉर्मेशन हो जाता है। आई बात समझ? क्लियर है? कोई डाउट बता दो, कोई हो तो, नहीं होना चाहिए, क्लियर तो कर दिया, ठीक? पिछला चैप्टर एक तरह से बात करें, इस पूरे हमने जो ये छोटा सा जो हमने टेबुलर फॉर्म ली है इसकी, ठीक है ना, इसी फॉर्म के अंदर हमने आपको समझा दिया। आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलो अब देखो किसकी बात करें, अब हम बात करें यहां पर सेक्स ऑर्गन की, कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है? तो यहां तक का पार्ट कंप्लीट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सेक्स ऑर्गन की। भाई अब देखो मेरी बात सुनो, सेक्स ऑर्गन तो होंगे ना भाई, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो मेल के फीमेल के अंदर दोनों के अंदर क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। और कौन कौन से होते हैं भाई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। चलो तो अगर इसमें हम बात करें सेक्स ऑर्गन में, ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन में भी दो कैटेगरी ले लें हम, ठीक है? एक तो हमारा कौन सा जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है? दूसरे की हम बात करें यहां पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलें या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम इसको बोल दें। आई बात समझ में? चलो ठीक, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या फिर हम क्या बोलते हैं इनको, सपोर्टिव सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं, सपोर्टिव, ठीक है? चलो अब देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में भी अगर हम बात करें तो दो कैटेगरी आती है। कौन कौन सी आती है? दो कैटेगरी निकल के, एक तो आता है मेल और एक आती है फीमेल, ठीक है? चलो तो अगर मेल के कैरेक्टर की हम बात करें तो मेल में अगर एक टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल की बात कर रहे हैं, टेस्टिस, तो ये क्या है, सिंगुलर। ये तो आप कहेंगे सर तो बचपन की बातें बता रहे हो, हाँ बेटा बता रहा हूं, लेकिन समझ लो, ठीक है? अगर एक से ज्यादा है तो टेस्टिस, ठीक है? तो इसको क्या बोला, ये हो गया प्लूरल। आई बात समझ में? क्लियर है? तो एक है तो हम क्या बोल देंगे यहां पर, टेस्टिस बोल देंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो टेस्टिस बोल देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसी केस में अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में क्या होगा यहां पे, ओवेरी, वही सेम, ठीक है, सिंगुलर, ओवेरीज, प्लूरल, ठीक है? ऐसे ही हम बात करें किसकी, ओवा, ये ओवम, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ये ओवा। तो यहां क्या होगा, एक तरह से क्या होगा, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाते हैं, किसके, मेल और फीमेल के। आई बात समझ में? अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर,
हम बात कर रहे हैं यहां पर बेसिकली इसके किसकी, पेरेंटल डेवलपमेंट और पोस्ट डेवलपमेंट के बाद, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन की हम बात करें। ठीक है, नाउ अब देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लें या सेकेंडरी सपोर्टिव ऑर्गन की बात कर लें, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, अगर हम जनरली बात करें तो दे सपोर्ट और दे प्रोवाइड अ, क्या बोल सकते हैं हम यहां पे, पासेज फॉर द फर्टिलाइजेशन, किसको, टू द गैमेट। ठीक है, सो दे प्रोवाइड passage, they provide passage or we can say way to gamete for the fertilization। ठीक है, for the fertilization, क्लियर से सकते हैं, या तो पैसेज प्रोवाइड करवाते हैं जाने के लिए भी इनको, फॉर द फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस भी हम कह सकते हैं, कंप्लीटली चीजों में। ठीक है, तो अगर मेल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो किस में जाएगा, सबसे पहले देखिए मेल के रेस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा एपिडिडाइमस होगा। मेल के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एपिडिडाइमस, देन वास डिफरेंस। ठीक है, एपिडिडाइमस हो जाएगा, फिर देन हमारा वास डिफरेंस हो जाएगा, फिर हम किसकी बात करें, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, फिर देखिए अब यहां पे ये चीज हो गई, सेमाइनल वेसिकल हो गया, फिर हम बात करें एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, वासा एफ्रेंशिया, और हम बोल दें कि इजैकुलेटरी डक्ट तक का पार्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और इसमें क्या गया हमारा, इससे पहले हम काउपर्स ग्लैंड में लिख सकते हैं, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट भी हम लिख सकते हैं, और क्या जाएगा, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड, फिर इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और हम काउपर्स ग्लैंड को क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या बोल देते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल लेते हैं। चलिए अब अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर वजाइना। ठीक है, फिर वजाइना के बाद यूट्रस। ठीक है, फिर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब, फिर हम बात करें क्या आएगा, बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्या जाएगा, बार्थोलिन्स ग्लैंड। आई बात समझ में? तो जो कैरेक्टर होते हैं कुछ ये प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, मेल और फीमेल के अंदर। तो हमने किसकी बात कर ली यहां पर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात कर ली। ठीक है, चलो तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आती है, क्लियर है यहां तक? ठीक, इस चीज का आपको पता होना चाहिए भाई फॉर्मेशन। अब अगर हम बात करें कि सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, इसकी हमने यहां पर बात कर ली। ठीक है, चलो अब हम किसको स्टार्ट करेंगे, अब हम एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर जो किससे रिलेट कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलिए तब तक आप क्या करेंगे, इसको छाप लेंगे, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन किया आपने? चलो अब शुरुआत करते हैं किसकी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, और उसमें सबसे पहले किसकी बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये छाप लिया है, इसको मिटा लें, बिल्कुल मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे रब कर दिया। ठीक, अब रब की 100 हम क्या करने वाले हैं, रब की 100 हम क्या करने वाले हैं, हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं और उसकी हेल्प से हम आपको समझा देंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है। आती है बात समझ में? चलिए, तो थोड़ा सा तो बनता है, क्या बनता है, डायग्राम बनाना। तो हमारे हथियार हम तैयार कर लें, 2 मेरे हाथ में है, रेस्ट ऑफ मेरे हाथ में मैं और ले लेता हूं, क्योंकि जरूरत तो इनकी पड़ेगी ही पड़ेगी।
ठीक है बच्चा पार्टी, चलो तो मैंने यहां पर कलेक्ट कर लिए हैं कुछ कारतूस, ये लीजिए, बिल्कुल मेरे हाथ में जो है कारतूस आ चुके हैं सभी कैटेगरीज के, मतलब रंग बिरंगे। चलो तो अब हम बात करेंगे किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, चलो तो हमारी हेडिंग क्या डाल देंगे हम बात करें यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये प्रेजेंट कहां होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम बात करें तो ये हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन कौन सा, ये देखिए, ये कमर वाला हिस्सा है। मेरी कमर दिखाई दे रही है आपको, मेरी कमर दिख रही है, नहीं दिख रही, चलो कोई बात नहीं। सपोज मान लो आप कि क्या है, ये लो, थोड़ा सा ऊंचा हो गया मैं, अब मेरी कमर आपको दिख रही होगी, आई होप कि जैसे ये है तो मेरी कमर का हिस्सा है ना। तो यहां वाला जो ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। ठीक है, एक तरह पेल्विक गर्डल जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेल्विक रीजन। इस पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होते हैं हमारे क्या, मेल के रिप्रोडक्टरी क्या ऑर्गन है जी। सिस्टम पूरा प्रेजेंट यही होता है। चलो तो ये हम कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो प्रेजेंट कहां है, पेल्विक रीजन में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो डायग्राम बनाएंगे, उसकी हेल्प से हम समझेंगे, फिर हम थ्योरी को कवर अप करेंगे। क्लियर, चलो तो आ जाओ मेरे साथ मेरे बलवानों, अपना अपना बल लगाओ और डायग्राम बनाओ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम को बनाना। चलो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ठीक, इस तरफ भी हम बात करें, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं हम हमारे डायग्राम से। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। चलो अब देखो यहां पर हम बात करें, ये चीज हो गई, देन अब ये इस तरह से, ठीक है बच्चों। चलो तो ये हमने क्या बनाया, ये तो हमारा भाई पेल्विक रीजन हम बना रहे हैं। हमने क्या बनाई है, पेनिस का पार्ट बनाया, ठीक। और ये क्या बनाया हमने, स्क्रोटम सैक बनाया। क्या बनाया, स्क्रोटम बनाया, ठीक है। अब स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, पेयर के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। तो ये टेस्टिस प्रेजेंट है, कैसी है ये टेस्टिस जो है वो पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में, कैसी है, पेयर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। चलो तो ये पेयर के अंदर क्या है, इसमें टेस्टिस प्रेजेंट है, इस तरह से हम बात करें। चलिए अब यहां पर भी क्या होती है, एक इस जगह हम बात करें, यहां से ये, ठीक है, दिख रही है आपको। चलिए अब यहां पे क्या होगी, जाके डिवाइड होगी इस तरह से, ये ठीक है। चलो देखते जाओ बस अब आप। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। चलो ये स्ट्रक्चर किसका है, ये यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर है, ठीक। चलिए अब यहां से एक स्ट्रक्चर बनेगा,
ठीक है, क्लियर। चलिए इस तरह से, ये इस तरह से, ये देखिए ये कुछ इस तरह से, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। चलो अब अगर हम बात करें, यहां पर एक स्ट्रक्चर होगा और यहां पर एक स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, प्रोस्टेट होते हैं। ये हो गया यहां पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। क्या है ये, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गए, ठीक। और हम बात करें तो अब देखिए आप, ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है। अब यहां से क्या होगी, कॉर्ड, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहां पर क्या है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ इस तरह से। आई बात समझ में, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम कलरफुल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या भरेंगे, हम कलर भरेंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जो हो और अच्छी हो जाए, क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम बात करें तो ये जो रीजन है ये वाला, ठीक है, इसको हम फिल करते हैं। ये लीजिए, ये क्या है, पेल्विक रीजन है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या है, ये पेनिस का पार्ट है। तो ये किसका पार्ट हो गया, ये पेनिस का पार्ट हो गया। ये देखिए आप, क्या हो गया, ये पेनिस का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो रीजन है ये भी किसका पार्ट है, पेनिस का पार्ट है। ये देखिए आप इस तरह से, ठीक है, क्लियर। चलिए नीचे की तरफ क्या है, ये स्क्रोटम है। क्या है बच्चों, ये स्क्रोटम। ये क्या बना दिया हमने, ये स्क्रोटम बना दिया, ठीक है। चलिए तो ये किसका भाग हो गया, ये स्क्रोटम का पार्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें, ये क्या हो गई, ये हो गई यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ये, यूरिनरी ब्लैडर है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए तो ये हमने बना दी यहां पर यूरिनरी ब्लैडर, इस तरह से, क्लियर है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बन गई, इस तरह से, इस तरह से,
ये देखिए, ठीक है बच्चों। चलिए ये लीजिए, हमने क्या बना दी है, यूरिनरी ब्लैडर बना दी, ठीक है। चलो अब देखिए इस वाले रीजन की हम बात करें तो ये कंप्लीटली क्या होगा, अब यहां से फिल करते हैं इसको हम, ये ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम सब इस तरह भी बनाएंगे। देखिए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, एग्री, बट फिर भी ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना डायग्राम से बेटर हो जाती है। अभी मैं आपको हर एक चीज इसके अंदर बताऊंगा, हर एक चीज, ठीक है। ये लीजिए आप, ठीक है बच्चों, क्लियर, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलो अब देखिए ये जो रीजन है, ये यूरेटर के पार्ट है, ये देखिए आप, ये ठीक है। चलिए इस तरह से अब ये वाला पार्ट, ये ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए इसको हम बना लेते हैं, ये कैनाल है, ये लीजिए कैनाल, इस तरह से ये भी, ये जो कैनाल है इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो रीजन बना है इसको हम बोलेंगे इजैक्युलेटरी डक्ट, ठीक है। और ये जो कैनाल मैं लेके जा रहा हूं इस कैनाल को हम क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट जो है, ठीक है, ये कैनाल जा रही है इस तरह से, क्या होती है यहां पे आके कनेक्टेड हो जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ये होते हैं हमारे प्रोस्टेट्स, क्या होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, ये क्या हो गए, प्रोस्टेट। नीचे की तरफ मैं बात करूं तो ये क्या हो गए, ये यहां पर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, क्या है ये, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक। चलिए फिर इसकी बात करें हम तो यहां पर ये क्या है, ये सेमाइनल वेसिकल, क्या है ये, सेमाइनल वेसिकल। इस पे हम क्या करेंगे, वापस अंडरलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए आप, ठीक है, क्लियर बच्चों, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको बिल्कुल। ये तो कुछ इस तरह का जो डायग्राम है वो बन जाता है, ठीक है। चलिए अब जो स्क्रोटल है इसको भी हम कलर कर लें, ये देखिए आप, ठीक है,
क्लियर? चलो, ये यहां से इससे कनेक्टेड है। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब ये वाला जो बचता है, ये क्या है? रेक्टम। इस तरह से ये, ठीक है? आई बात समझ में? चलिए, तो बीच के हम पार्ट की बात करें तो ये कुछ इस तरह से, ये देखिए आप। ठीक है बच्चों, क्लियर? डायग्राम क्लियर दिखाई दे रहा है? चलो, बहुत अच्छी बात। चलो फटाफट से क्या करें, इसका नामकरण करें। चलो, एक चीज और, यहां पर से निकालेंगे हम यूरेटर्स। यहां से क्या निकलेंगी? यूरेटर्स निकलेंगी। ये क्या है? यूरेटर्स है। ठीक, चलो, तो फटाफट से क्या करेंगे, हम नाम लिखना शुरू करेंगे। तो ये तो क्या हो गई? यूरेटर। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, ये कंप्लीट क्या हो गया? पेल्विक रीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, आई बात समझ में? ये पेल्विक रीजन हो ही गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो ये क्या है? ये जो जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे? ये कहलाएगी आपकी वास डिफरेंस। क्या कहलाएगी? वास डिफरेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करें तो ये क्या है? यहां पर ये प्रेजेंट है इसके प्रोस्टेट। ठीक, इनकी हम बात करें तो ये आपके दिखाई देंगे इस जगह पर। इसको हमने क्या बोला? ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, आई बात समझ में? क्या हो गया? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसकी तो यहां पर ये जो है इसको हमने क्या बोल दिया? ये हो जाएगी यहां पर इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, चलिए इजैक्यूलेटरी डक्ट हो गया। अब ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? ये होगी पेनिस। क्या होगी? ये पेनिस होगी। ठीक है, चलिए, और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे ग्लैंड पेनिस। क्या बोलेंगे? ग्लैंड पेनिस। ठीक, अंदर की तरफ जो आपको ब्लू कलर से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगी यहां पर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, बिल्कुल सही है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। ठीक है, अंदर की तरफ जो है ये क्या होगा? ये पेनिस हो गया। फिर ये क्या हो गया? ग्लैंड पेनिस हो गया। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या होती है? इसमें फोल्ड स्किन प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये स्किन का पार्ट मान लीजिए आप इस तरह से। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? फोर स्किन। ये क्या है? फोर स्किन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, ये क्या है? ये हो गए आपके
स्क्रोटम, या इनको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक बोलते हैं, स्क्रोटल सैक, या इनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, आई बात समझ में, क्या बोला, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी बोल दिया। क्लियर। अब देखिए यहां पर ये क्या है, ये है सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल। क्लियर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है रेक्टम। ठीक है, और ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, एनस। आई बात समझ में, क्या बोला, रेक्टम और एनस। क्लियर है, कोई डाउट, आई होप नहीं होना चाहिए कि हमने एक एक स्ट्रक्चर को क्लियरली विजिबल कर दिया है। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, क्लियर, आई होप ऑल क्लियर। ठीक, चलो, बल्बोयूथर ग्लैंड हमने बना दी। इस बल्बोयूथर ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एक नाम से और जानते हैं, काउपस ग्लैंड के नाम से। किसके नाम जानते हैं, काउपस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, वास डिफरेंस हो गई, प्रोस्टेट हो गया, बल्बोयूथर ग्लैंड हो गया, यूरिथ्रा हो गई, ठीक है ना, और कंप्लीट सेमिनल वेसिकल हो गया, इजैकुलर डक्ट हो गई, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, स्क्रोटल सैक हो गए, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये क्या है, ये टेस्टीज है, इनको हम क्या बोलेंगे, टेस्टीज। ठीक है, दो पेयर के अंदर है। ठीक, तो क्या है, ये टेस्टीज होती है। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए, तो यहां पर ये हमारा डायग्राम जो है कंप्लीटली क्लियर होता है। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा डायग्राम किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक, चलो अभी क्या करेंगे हम, आप फटाफट से इसको ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। क्लियर, चलिए फटाफट से आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन किया आपने, बनाया डायग्राम। चलिए, तो डायग्राम से आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही होगी। चलो अब इस डायग्राम को एज इज रखेंगे हम यहाँ पर, और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि अब आपको नोट्स तो लिखवाने ही हैं, क्योंकि आप हो हमारे प्यारे सीबीएसई वाले बच्चे, तो आप लोगों को तो नोट्स चलते हैं, है ना। चलो, तो मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूं, मैं खुद लिखता हूं, फिर आप भी मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा। क्लियर, चलिए, तो देखो सबसे पहली बात कर रहे हैं हम किसकी, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ही। ठीक है, चलो, तो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहां होता है, पेल्विक रीजन में। किसमें होता है, पेल्विक रीजन में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, नाउ द मेल reproductive system is located in pelvic region। कहां पर होता है, pelvic region में होता है। Now in male have a pair of testes, in male reproductive system a pair of testes are present, a pair of testes are present। ठीक है, तो क्या होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट होती है, एंड the accessory glands are present। glands are present, तो एक्सेसरी ग्लैंड क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करें, in male a pair of testes
are present outside the abdominal cavity. Testes are present outside the abdominal cavity. तो ये क्या होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ठीक है. तो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं. इनको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे? इनको हमने यहाँ पे क्या बोल दिया? टेस्टिस है. लेकिन प्रेजेंट किस में? स्क्रोटल सैक में. प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? स्क्रोटल सैक. स्क्रोटल सैक, या फिर इनको क्या बोल देंगे? स्क्रोटम बोल देंगे. ठीक है. तो आउटसाइड द गैप जो है ये बॉडी कैविटी की ग्रोथ होती है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, इसको हम बोल सकते हैं. तो यहां पर क्या होता है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको हमने क्या बोला? स्क्रोटम बोला या स्क्रोटल सैक बोलते हैं. इस स्क्रोटल सैक के अंदर क्या होती है? पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है. आई बात समझ में? नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी. ऑल्सो कॉल्ड एज ए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, अब जो ये टेस्टिस हैं ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों प्रेजेंट होती हैं? क्योंकि इनको क्या करना होता है कि जिनका टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? ये स्क्रोटम सैक करता है. ठीक है. तो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इनको? इनको रिक्वायर्ड होता है बॉडी से लेस टेम्परेचर. कितना? 2 to 2.5 डिग्री. ठीक. तो हम क्या लिखते हैं? द टेस्टिस required low temperature, testes required low temperature around 2 to 2.5 degree centigrade less as compared to body temperature, as compared to बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. क्यों होता है? फॉर परफॉर्मिंग स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है. तो यहां पे क्या होता है? लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है. तो इससे 2 से 2.5 डिग्री लगभग हम मान के चलें 35 डिग्री तक जो टेम्परेचर है इसको रिक्वायर्ड होता है. किसके लिए? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए. अब आप बोलेंगे सर आप कह रहे हो कि भाई यहां पर इसको लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है और ये आउटसाइड द ग्रोथ है. हाँ बिल्कुल सही बात है. एब्डोमिनल के बाहर है, बिल्कुल एब्डोमिनल के बाहर है. तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, अंदर का इंटरनल. ठीक है. जिसको आउटर एटमॉस्फेयर से मतलब नहीं. लेकिन आउटसाइड अगर ग्रोथ है तो बाहर तो अगर टेम्परेचर में बात करूं, अगर किसी ठंडे इलाके में चला गया तो वहां तो टेम्परेचर माइनस में जा सकता है. ठीक है. और फिर अगर मान लीजिए मैं राजस्थान की बात करूं, हॉट क्लाइमेट है यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? जो टेम्परेचर है वो कैसा है? ज्यादा है, अप टू 50 तक जा रहा है. ठीक. तो इस कंडीशन में सर फिर कैसे टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप. ठीक है. तो इसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? ये स्क्रोटल सैक कर रहा है. ठीक है. स्क्रोटल सैक क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक, एक हम कहते हैं कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. ठीक. तो हम क्या लिख सकते हैं? द स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एंड लाइंड बाय, किससे लाइंड होता है? एंड लाइंड बाय डार्टोस मसल्स. ठीक है. तो डार्टोस मसल से क्या होता है? ये लाइंड होता है. ठीक है. दीज मसल्स आर help to regulate the temperature. ठीक है. तो क्या करते हैं? डार्टोस मसल हेल्प करती है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में.
ठीक है, चलो नाउ फिर इस पे ये होता कहां से? इट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय, कहां पे होगा? हाइपोथैलेमस। आप बोलेंगे सर यहां पे हाइपोथैलेमस का रोल कैसे आ गया? भैया आ गया, क्यों नहीं आएगा? मेरी बात सुनो, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन का काम होता है। तो यहां पर टेम्परेचर तो रेगुलेट करना है, तो कौन करेगा इसको कंट्रोल? हाइपोथैलेमस करेगा। लेकिन सर अभी तो आपने कहा कि स्कोटल सैक के अंदर है। हाँ, तो स्कोटल सैक में क्या है? डार्टोस मसल है। तो डार्टो मसल क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, आपने जब इकोलॉजी पढ़ी है तो उसके अंदर आपने एक रूल पढ़ा होगा। कौन सा रूल? आपने रूल पढ़ा होगा एलेंस रूल जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो क्या होगा? वो हीट वहां से फ्री हो जाएगी। ठीक है, हीट निकल जाएगी, मतलब ठंडापन आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उसका सरफेस एरिया घटा दिया तो क्या होगा? हीट क्या होगी? वहीं पर जो है जनरेट हो जाएगी, एक तरह से हम मान के चले। क्लियर? तो इस कंडीशन में क्या है, यहां पर जो स्क्रोटम है इसमें डार्टोस मसल है। ये डार्टोस मसल क्या करती है? ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन इट कॉन्ट्रैक्टेड। क्या होती है? ड्यूरिंग में कोल्ड सीजन इट कॉन्ट्रैक्टेड। तो वी कैन राइट डाउन हियर, ये आपको विजिबल है बेटा? ये विजिबल है लाइन? चलिए, सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, during the cold season the muscles, dartos muscles are contracted and तो ये जो मतलब कोल्ड सीजन होता है उसमें क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो क्या होता है? सरफेस एरिया जो है वो घट जाता है। स्कोटस सैक क्या होते हैं? ऊपर एब्डोमेन की तरफ टच हो जाते हैं। तो उससे क्या होते हैं? वो बॉडी की जो हीट है उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। सेकेंड हम बात करें एंड वार्म सीजन, दे रिलैक्स्ड। तो वार्म सीजन में क्या होते हैं? ये रिलैक्स हो जाते हैं। तो गर्मियों में कभी आप मेल्स नोटिस करना कि जो स्क्रोटम होते हैं वो कैसे रहते हैं? नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं? नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं। ठीक, तो वो क्या होता है? क्योंकि गर्मी का है तो क्या करते हैं? फैलते हैं। तो फैलने के लिए क्या होगा? उनका टेम्परेचर जो है कम रहेगा आउटर एटमॉस्फेयर से। कंट्रोल कौन कर रहा है यहाँ पे? हाइपोथैलेमस कर रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसके अंदर हो रहा है? यहाँ पे डार्टोस मसल्स के अंदर हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो क्लियर? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई आपको बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर कवर अप करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने टेस्टिस की बात कर ली, स्कोटल सैक की बात कर ली, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, ये भी चीज क्लियर हो गई है ना? चलिए अब देखो, आपकी जो हर एक टेस्टिस होती है इसके अंदर क्या होते हैं? टेस्टिक 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। सो इन ईच टेस्टिस, each testis has a 250 compartments. ठीक है, क्या होते हैं? 260 कंपार्टमेंट। एक सेकेंड बच्चों, 260 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट। ठीक है, तो हर एक टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं? टेस्टिकुलर, हर एक में है जो हम बात करें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। और इन कंपार्टमेंट में क्या होती है? 1 2 3 हाईली कोल्ड क्या होती है? इनमें सेमिनिफेरस, इनमें ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। सो 250 कंपार्टमेंट्स आर present and each compartment has a 1 to 3 highly coiled tubules are present. Tubules are present. This is called as
दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां तक क्लियर हुई बात? चलिए तो फटाफट क्या करेंगे, इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम और कुछ पॉइंट जो हैं वो कवर अप करेंगे। फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है? ठीक है बच्चों, नोट डाउन किया आपने? चलिए तो यहां से हम ये पॉइंट अप करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, जो कंपार्टमेंट है तो इसलिए हाईली कॉइल्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो ट्यूब्यूल्स होती है इनको हम क्या बोलते हैं? ये होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है? तो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है। पहले तो यहाँ पे क्या है, 250 कंपार्टमेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली कॉइल्ड फॉर्म के अंदर क्या होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। ठीक है? आई बात समझ में? चलिए तो हम इसको क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम कवर अप कर लेते हैं नाउ। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट हम कवर अप करेंगे नाउ। सो each 1 3 high coiled, each 1 2 3 highly coiled, 1 2 3 highly coiled seminiferous tubules are present। ठीक है? तो क्या बोलते हैं इनको? हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, प्रेजेंट होती हैं। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है? आई बात समझ में? चलिए नाउ ईच सेमिनिफेरस हम ट्यूब्यूल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इनके अंदर लाइन होती है। क्या इनमें प्रेजेंट होती है? अंदर की तरफ मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। ठीक है? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, is lined by the male germ cells or the Sertoli cells, which is for sperm production। ठीक है? तो मेल जर्म सेल जो होती है वो क्या होती है, एक तरह से हम बात करें यहां पर जो है प्रोडक्शन करती है किसका? स्पर्म का, विच इज फॉर स्पर्म प्रोडक्शन एंड फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। सो इसको हम यहां लिखते हैं बच्चों, द मेल जर्म सेल produce sperms and the Sertoli cells provide nutrition to the sperm so that Sertoli cells is also called as nurse cells। Sertoli cells is also called as, क्या बोलेंगे इसको हम? नर्स सेल्स भी बोलेंगे। ठीक है? या नरिशमेंट देती है तो नर्स सेल्स बोलते हैं, कॉल्ड एज ए नर्स सेल्स। क्योंकि क्या कर रही है, जो मेल जर्म सेल्स है उनसे क्या हो रहा है? स्पर्म्स बन रहे हैं, उनको नरिशमेंट जो प्रोवाइड करवा रही है वो कौन करा रही है? सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करवा रही है।
ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें हम बात करें तो एक्सटर्नल इन एक्सटर्नल एरिया या इंटरस्टिशियल स्पेस इन द एक्सटर्नल एरिया और वी कैन से और interstitial space interstitial space a Leydig cells are present which is responsible for the secretion of टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं लीडिंग सेल्स। ठीक है, नाउ लीडिंग सेल्स हो गए, लेडिक सेल्स जिनको हम बोलते हैं, देन सर्टोली सेल्स हो गए, हमारे मेल जर्म सेल्स हो गए, इंटरस्टिशियल स्पेस की हमने बात कर ली यहां पर। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करते हैं। क्लियर, आई बात समझ में? चलिए अब देखिए क्या पर होगा, यहां पर टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां तक आई बात समझ में? ठीक, फटाफट से क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ पॉइंट्स जो है हम और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन किया आपने? चलिए यहाँ पे हमने किसकी बात कर ली भाई? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर का जो एरिया इंटरस्टिशियल स्पेस जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है? इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको क्या बोलते हैं? लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। ये लेडिंग सेल्स होती है, क्या करती है? सीक्रेशन करती है किसका? टेस्टोस्टेरोन का। ठीक, तो एक तरह से हम क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंड्रोजन। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंड्रोजन्स। क्या बोल देंगे इनको? एंड्रोजन्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती हैं? टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ में इसमें क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स भी सप्लाई प्रेजेंट होती हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एंड्रोजन। ठीक है ना, एंड some other cells are present। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, which is responsible for the secretion of testosterone। क्लियर? चलो ठीक है बच्चों, ये आपने नोट डाउन कर लिया, ये पॉइंट हमने यहीं पे कवर अप कर लिया। ठीक है, चलो अब देखिए इसके आगे का जो पार्ट है हम बात करें बेसिकली, तो यहां पर क्या होती है? फिर जो हम बात करें यहाँ पे जो है रेटिटेस्टिस होती है। रेटिटेस्टिस से कहां जाती है? ये रेटिटेस्टिस से आगे का भाग होता है कौन सा? वास डिफरेंशिया, फिर वास डिफरेंस, फिर सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से होता हुआ कहां जाता है? ये इजैकुलेटरी डक्ट। डक्ट से निकलता हुआ कहां है? बाहर की तरफ पास आउट हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस के नाम से भी जानते हैं। ये जो ओपनिंग होती है ना यहाँ पर, ठीक है, ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो एक्सेसरी डक्ट्स की हम बात करते हैं, एक्सेसरी डक्ट में ये वाला हमारा जो पार्ट है वो आ जाता है, जिसमें क्या क्या आ गया हमारा? देखो, वास डिफरेंस आ गया। ठीक है, सेमिनल वेसिकल आ गई, इसके अंदर हर एक जो हमारा जो टेस्टिस होता है इसके अंदर क्या होती है? रेटिटेस्टिस होती है। ठीक है, रेटिटेस्टिस के बाद वास डिफरेंस, फिर ये वासा फ्रेंचिया, फिर वास डिफरेंस। ठीक, उस तरह से फिर कहां जाती है? सीधे किससे ज्वाइन होती है? किसके अंदर? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से कहां जाएगी? सीधे के सीधे जो है कनेक्ट होती हुई ये पहुंचती सीधे इजैक्युलेटरी डक्ट के अंदर। ठीक है, सेमिनल वेसिकल, फिर इजैक्युलेटरी डक्ट, और फिर उससे वापस यूरेथ्रल मीटस के थ्रू ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो अगर आप पाथवे की बात करें तो इस तरह जो है इसका पाथवे हो जाता है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही हम कवर अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में ही हम पूरा कंप्लीटली डिटेल लेंगे। तो आई होप कि जितना भी आज के लेक्चर में हमने कवर अप किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और डायग्रामेटिक वे को लेते हुए हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए, तो हमने आज शुरुआत करी थी किसके? हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर की, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया और हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने कंप्लीट जो सिस्टम है उसको हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी? इसके एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, डक्ट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।